नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 11 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत कुल इसमें 10 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से 5 पाठ हम पढ़ चुके हैं और आज हम 6वां पाठ जो है इसका स्पीति में बारिश, जिसके लेखक है कृष्णात, उसको पढ़ेंगे। मुख्यतः यह एक यात्रा वृतांत है, जैसा कि नाम से ही है स्पष्ट है, स्पीति में बारिश। ये स्पीति नामक एक स्थान है, वहां की बारिश का वर्णन इसमें कृष्णनाथ जी ने किया है। तो सबसे पहले पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का बहुत ही सुंदर स्थान है स्पीति, उसका वर्णन पढ़ेंगे। लद्दाख में राग विरागी है, इनकी एक फेमस रचना है, उससे चंद पंक्तियां ली गई हैं। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसीलिए तपस है, धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। जान लेने की, ये जान मृत्यु जीवन वाली जान नहीं, बल्कि किसी को जानना, समझना, उसकी क्या है, इच्छा है, पहचान लेने की। कृष्णनाथ जी का परिचय देखते हैं। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन किया और इन्हें लोहिया सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि यह घुमक्कड़ यात्रा, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इनका व्यक्ति ये लग रहे हैं। कृष्णात के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे। तो आप जानते हैं कल्पना हिंदी साहित्य की शुरू से ही काफी फेमस पत्रिका रही है और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रायनी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनके साथ शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले यात्री हो गए। एक यायावारी तो, बेटा ऊपर बैठो, ठंड में नीचे नहीं बैठो। एक यायावारी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विषय से जुड़ी हुई स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई वह विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ जी के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई।
स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। जैसे राजस्थान में बूंदों का आना, रेगिस्तान में बूंदों का आना एक सुखद संयोग है, उसी प्रकार ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई नहीं आता, अगर युवा लोग जाएंगे तो वह भी बहुत अच्छा रहेगा उन स्थानों के लिए। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। यह स्पीति में बारिश पाठ आपका प्रारंभ हो गया है। पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, हम वो भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। बाकी परीक्षा में जैसे कि केवीएस के जो फॉर्म फिल हो रहे हैं, जो आपकी अभी लास्ट डेट आने वाली है, आजकल में ही आप लोग फॉर्म भर दें यदि अभी तक नहीं भरा है आपने तो आप लोग ये देख लें कि आपके ये सिलेबस में निर्धारित है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुछ भी पूछा जा सकता है, बाकी जो लगता है वह मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। स्पीति क्या है? स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है, गांव नहीं है। क्या है ये? तहसील है। लाहौल स्पीति का एक योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खटकता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है, कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। शीत में तो प्राय असंभव है, यानी बहुत ही दुर्गम भूगोलिक स्थिति है वहां की। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। अब भी प्राय स्वायत्त रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदसकर आंख बंद कर चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। लाहुल स्पीति है ना, तो लाहुली यानी वहां के लोग। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही। 71 की जनगणना के अनुसार 7196 रही। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में जो 2002 की जनगणना है उसके अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है और जो जनसंख्या है वो 34,000 है। ये लाहौल स्पीति का है ना, दोनों का। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला।
अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीडियंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नौनो यानी स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। तो ये कुल मिला के आपको स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है उससे परिचित कराया जा रहा है, प्रशासनिक स्थिति से। जैसा कि मैंने कहा, कोई कहानी नहीं है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। पहले उसके इतिहास की जानकारी दी हुई है, उसके बाद यात्रा प्रारंभ होगी। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कांगड़ा जिला के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ों से पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर, उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी आखिर कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यह पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है यानी कमाने का साधन। फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा भी नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूं कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टाहस नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है और व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़े में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर
वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालक या पीर पांचालिया को ऐसा ही कुछ उसका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है, इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी, वह एक सेकंड में ये पाठ देख लेती हूँ, हमारा आज समाप्त होगा भी या नहीं होगा। वह माने श्रेणी कहलाती हैं, वह माने श्रेणी कहलाती हैं। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है, ओ मणि पद्मे हूँ, इसका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इसी माने पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। तो यह आज की कक्षा में तो पूरा नहीं हो पाएगा, और आशा करती हूँ कि आप KVS के लिए ये जो मैं बुक्स आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, इसका एक ही कारण है, बुक्स तो आप सब लोग खरीद लेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि फ़ोन में जब भी आपका मन करे, आप अपना कहीं लंबे सफ़र पे हों, आप अपने पारिवारिक कार्यों में बस व्यस्त हों, विशेषतः जो बहन भाई जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब वगैरह करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए उनके मोबाइल में ये किताबें उपलब्ध हों, और पूरा पाठ जब वो चाहे पुनः इन्हें रिवाइज करें, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर आपके पीछे से नहीं आएंगे। प्रतियोगी परीक्षा KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, तो पाठ के मध्य में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरा पाठ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, ताकि समय मिलने पर या काम करते करते भी आप इसको एंजॉय कर सके। तो आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसे अन्य लोगों के लिए भी सजेस्ट करता है। तो इतना सा फीस तो आप लोग दे ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य मित्रों को जोड़ें। आपके आसपास CBSE के भी स्कूल होंगे, राजस्थान में भी NCERT की बुक्स ही चल रही हैं, तो कृपया करके 11th-12th के विद्यार्थियों को भी यह ज़रूर पहुंचाएं। मिलती हूं आपसे कल, तब तक के लिए कल नहीं, हिंदी बुकशाला पर मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, और 12th की वितान भी हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं, NCERT की बुक्स। तो मिलती हूँ हिंदी बुकशाला पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों एक ही चैनल के 2 भाग हैं। धन्यवाद।